Welcome back to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली कवर करते हैं. ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं. तो चलिए देख लेते हैं कि आज 21 मार्च के दिन हमारे लिए आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. आज हम बात करेंगे न्यू इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में. हमने इस आर्टिकल को लगातार फॉलो किया. हमने देखा कि किस तरह जो हमारे पास न्यू एक्ट आया था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, पहली बार इस एक्ट के थ्रू इंडिया में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया एंड इस अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. So the appointment of the new election commissioners through the newly made act, this has been challenged in Supreme Court. तो क्या बातें हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, वो चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड देन आज हम बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में. आज हमारे न्यूज़पेपर में एक डाटा बेस्ड रिपोर्ट आई है विच टॉक्स अबाउट इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. और इसमें ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ी है. इस रिपोर्ट का ये कहना है, इस डाटा ने ये शो किया है कि इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन इज गेटिंग 22.6% शेयर ऑफ द टोटल नेशनल इनकम. तो हमारी टोटल नेशनल इनकम में से 22.6% इनकम सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% पॉपुलेशन के पास जा रही है. यहाँ से इनकम इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया गया है. ये डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज येस वी टॉक अबाउट कि इनकम इनइक्वालिटी है, इसकी परसिस्टेंस है इंडिया में, लेकिन क्या डाटा है इस चीज़ को इसके साथ रिलेट करने के लिए, वो हमें पता होना चाहिए. तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड देन देयर इज़ न्यूज़ फ्रॉम कर्नाटका. देखिए रिसेंटली देयर इज़ सदर्न स्टेट्स जो कि फूड कलरिंग एजेंट्स को बैन कर रही हैं. जैसे कि कुछ टाइम पहले तमिलनाडु और गोवा ने भी यही स्टेप लिया था और अभी कर्नाटका ने भी कुछ कलरिंग एजेंट्स को बैन किया है. जैसे कि कॉटन कैंडी को के जब बनाते हैं तो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं तो उनको बैन किया गया है. एंड ऑल्सो गोभी मंचूरियन जो डिश है उसकी प्रिपरेशन में भी कुछ खास तरह का जो फूड कलरिंग एजेंट है वो यूज़ किया जाता है, तो उससे भी बैन यहाँ पे किया गया है. तो जानेंगे, इम्पॉर्टेंट ये है ये जानना कि कौन कौन से हार्मफुल फूड कलरिंग एजेंट्स हैं. एंड देन एक स्पीशी न्यूज़ में है विच इज़ नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल. इस आर्टिकल में, साइंस स्पेसिफिक आर्टिकल में नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल की बात हुई है और बताया गया है कि किस तरह कमर्शियल फिशिंग की वजह से नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल की एक तो पॉपुलेशन तो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ इवन जो फीमेल इंडिविजुअल्स बची हैं नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल की, they may be unable to breed in the future. तो काफ़ी हाईलाइटिंग सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट की गई है. तो जानेंगे नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे विच इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स. तो देखिए लगातार हम इस इशू को अपने करंट अफेयर वीडियोस में फॉलो कर रहे थे. तो अगर थोड़ी टाइमलाइन देखिए तो वो कुछ इस तरह है कि 9 मार्च को हमारे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल वो रिज़ाइन कर देते हैं और जिसकी वजह से एक सेकंड वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्शन कमिश्नर्स के अंदर. जिसके बाद 14 मार्च के दिन, मतलब कुछ 5 दिनों के बाद, गवर्नमेंट की जो सिलेक्शन कमेटी है, अब ये देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज सिलेक्शन कमेटी. इस सिलेक्शन कमेटी ने 2 नाम जो है वो रेकमेंड किए और इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की. ठीक है जी. एंड दे हैव टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स. तो ये हुआ, पहले इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन किया, उसके बाद 14 मार्च के दिन सिलेक्शन कमेटी 2 नए नाम रिकमेंड करती है और हमारे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं. हमने कुछ दिन पहले भी इसकी बात की थी कि ये अपॉइंटमेंट खास इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास एक एक्ट आया था विच वॉज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट. तो हम इसे कुछ इस तरह बोल सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट या फिर सिर्फ एक्ट.
इस एक्ट में उनकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है, सर्विस की टेन्योर की बात की गई है, टर्म्स की बात की गई है। तो पूरा इलेबोरेट तरीके से हमारे पास 2023 में ये एक्ट आता है और इस एक्ट को पहली बार अप्लाई करके इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। जानेंगे इस एक्ट के बारे में भी यहाँ पे। तो हुआ क्या, इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो एक पिटीशन डाली गई बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि ये जो न्यू लॉ आया है, द इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023, इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली अपना डोमिनेंट रोल दिया है। जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के नाम जो है वो रिकमेंड करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट डोमिनेटिंग रोल में है, जिससे कि गवर्नमेंट की सह अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ज़्यादा है। और ये कहते हुए ये कहा गया, इवन ये भी यहाँ पे बात कही गई कि हो सकता है कि इन वैकेंसीज़ को जितनी जल्दी फिल किया गया है, इससे कुछ फेवर्ड पर्सन को कहीं अपॉइंट ना किया गया हो। तो इसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस अपॉइंटमेंट को डिफेंड किया है और सेंटर ने कहा है कि जो अपॉइंटमेंट थी दैट वाज अ नेसेसिटी, बिकॉज दैट इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हमें पोल्स, जो इलेक्शंस हैं, वो टाइम पे कंडक्ट करवाने हैं। तो इलेक्शंस को टाइमली कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी। ठीक है जी। सो इस प्ली के अंदर इवन ये भी चैलेंज किया गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मेजॉरिटी है। तो इससे जो ये अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, रादर ओपेक है। तो ये चैलेंज यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, जब हमारे पास कोई बड़ी कोई स्टेटमेंट अगर आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई जजमेंट आती है, कोई डिसीजन आता है, तो हम तब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक फॉलो ऑन करना ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स हैज़ बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, देखिए यहाँ से कुछ बेसिक बातें जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 चीफ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेवारी देता है कि इंडिया में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसकी सुपरिंटेंडेंस, उसकी डायरेक्शन और इलेक्शंस का कंट्रोल किसके पास होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। प्लीज डू इवन राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट आर्टिकल 324 वेस्ट द पावर ऑफ कंट्रोलिंग द इलेक्शंस, ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें ये है कि हमारा ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ देयर वुड बी द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनकी अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि ये जो प्रोसेस था इट वाज कंप्लीटली अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इस प्रोसेस को और इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, जिसके बेसिस पे ये करंट अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। अब इसमें क्या कहा गया, इस एक्ट ने ये कहा कि ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट के पास क्या आएंगी? रिकमेंडेशंस आएंगी। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस दी जाएंगी कि किनको अपॉइंट करो, और ये रिकमेंडेशन कौन करेगा? दिस रिकमेंडेशन वुड बी डन बाय द सिलेक्शन कमिटी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेक्शन कमिटी के मेंबर कौन होंगे? तो यहाँ पे इस एक्ट में कहा गया दैट द मेंबर वुड बी प्राइम मिनिस्टर, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड वन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या फिर कोई भी जो लोकसभा के अंदर लार्जेस्ट पार्टी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। अब यहाँ पे इस सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन आएगा उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। अच्छा, फिर ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी को नेम्स कौन देगा? सिलेक्शन कमेटी को नेम देगा सर्च कमेटी,
और इस सर्च कमेटी को हेड करेगा हमारे लॉ मिनिस्टर, जो कि सिलेक्शन कमेटी को एक पैनल देगा ऑफ नेम्स एंड जिसके थ्रू जो है फर्दर अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये हमारे पास जो नया एक्ट आया है उसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं और इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए फ्यूचर में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है। मूविंग अहेड, इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास आज देयर इज़ दिस इनकम गैप के ऊपर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें हमें डाटा प्रेजेंट किया गया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम 2022 का सिनेरियो देखें तो हमारा नेशनल इनकम का, अगर हम यहाँ पे लिखें हमारी नेशनल इनकम, हम जितनी भी इनकम कमा रहे हैं उस नेशनल इनकम का 22.6% किसके पास जा रहा है? टॉप 1% पॉपुलेशन के पास जा रहा है। तो इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन के पास 22.6% नेशनल इनकम जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कंपेयर किया गया। कंपेयर कैसे किया गया कि अगर हम 1951 की बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ 11.5% शेयर जो था वो 1% लोगों के पास जाता था। अच्छा, फिर कहते हैं अगर 1980 से कंपेयर करें तो 1980 में जब एकदम से इकोनॉमी उसके बाद ओपनिंग होती है तब सिर्फ 6% इनकम जो थी वो टॉप 1% के पास जा रही थी। लेकिन आज 2022 में 22.6% ऑफ योर नेशनल इनकम इज गोइंग टू टॉप 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि टाइम जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो इनकम गैप है वो बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और इसीलिए आप ये हेडिंग देखिए यहाँ पे, इट सेज दैट टॉप 1% इंडियंस इनकम शेयर इज हायर नाउ देन अंडर द ब्रिटिश रूल, कि जितना ब्रिटिश रूल के अंडर इनकम इनइक्वालिटी नहीं था उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज अब टॉप 1% का जो शेयर है वो भी बढ़ चुका है। अच्छा, अगर टॉप 1% छोड़ दें और हम यहाँ पे बात करें टॉप 10 की, तो टॉप 10 का शेयर जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। 2022 में टॉप 10% हमारी जो पॉपुलेशन है, हम अगर टॉप 10 का शेयर देखें हमारी नेशनल इनकम में तो 2022 के अंदर 57.7% ऑफ आवर नेशनल इनकम इज गोइंग टू टॉप 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और वहीं हम इसे अगर कंपेयर करें, लेट्स कंपेयर इट टू द लेवल ऑफ 1951, तो 1951 में इनका शेयर था 36.7%, जो कि बढ़कर 57.7% पे पहुंच चुका है। टॉप 10 का भी जो शेयर है वो इंक्रीज हो चुका है एज वी कैन सी। उसके अलावा यहाँ पे और भी डाटाज दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बॉटम 50 की, बॉटम 50% पॉपुलेशन जो है हमारी, तो बॉटम 50% 2022 में हमारी इनकम का 15% जो है दैट इज गोइंग टू द बॉटम 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ओनली 15%। और 1951 से अगर हम कंपेयर करें तो तब ज़्यादा था। 1951 में 20.6% जो था वो बॉटम 50% के पास जा रहा था। आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी है। सिमिलरली इन्होंने 40% का भी दिया है कि 40% में भी जो शार्प जो है वो फॉल हुआ है इस पीरियड के अंदर। तो पूरा का पूरा ये जो डाटा सब देखो, ये जो गैप आया है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, सो वी आर सीइंग कि इन द लास्ट डिकेड्स द गैप इज वाइडनिंग अप। ठीक है, अब इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अक्सर हम मेंस में आंसर लिखते हैं अबाउट पॉवर्टी, अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, इनकम गैप, तो उसके वहाँ पे इस तरह का डाटा अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो हम क्लियरली ये शो कर सकते हैं कि किस तरह इवन आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के अंदर जो इनकम गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो हम डाटास के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका न्यूज़ में इसलिए बिकॉज कर्नाटका ने कुछ हार्मफुल कलरिंग एजेंट्स को बैन कर दिया है। एंड नॉट जस्ट कर्नाटका, कर्नाटका से पहले तमिलनाडु और गोवा ने भी कुछ ऐसे ही कलरिंग एजेंट्स को बैन किया था।
तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो हार्मफुल केमिकल्स कौन कौन से हैं जिनको बैन किया गया है, बिकॉज अक्सर हमारे प्रीलिम्स में ऐसी टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए गए एंड उसमें टेस्ट किया गया कि देर आर डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स विच आर बीइंग यूज्ड, जो कि एडेड कलर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उन सैम्पल्स के अंदर जो चीज़ें शो हुई, जैसे कि उनमें से एक था सनसेट येलो, द अदर वन इज़ tartrazine, and the third one is rhodamine B, rhodamine B। अब देखो, सबसे पहले तो ये नाम से फेमिलियर हो जाओ, कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये किससे रिलेट करता है। तो सनसेट येलो, टार्टाजीन एंड रोडाबीन बी, दीज आर दी कलरिंग एजेंट्स, दी हार्मफुल कलरिंग एजेंट्स। ये जो कलरिंग एजेंट्स हैं ये कॉटन कैंडी में से यूज़ हुए हैं। जो कॉटन कैंडी जब बनाते हैं तो उसके अंदर कलर देने के लिए उस कॉटन कैंडी को, तो उसमें ये जो एजेंट्स थे इनको यूज़ किया जा रहा था, इनको बैन किया गया है। सिमिलरली देर इज़ डिश कॉल्ड एज गोभी मंचूरियन, तो उसके अंदर भी देर इज़ दिस हार्मफुल फूड कलरिंग एजेंट विच इज़ बीइंग यूज, विच इज़ टार्ट्राजीन, अगैन सनसेट येलो, एंड वन मोर विच इज़ कार्मोइजीन। तो ये जो एजेंट्स थे, कलरिंग एजेंट्स, ये गोभी मंचूरियन से मिले। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ें याद नहीं करनी कि कहाँ से मिले, आपको मालूम होना चाहिए कि सनसेट येलो, टार्ट्राजीन, रोडामीन बी एंड कार्मोइजीन ये हार्मफुल कलरिंग एजेंट्स हैं। इनका हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनमें से तो जो रोडामीन बी है इसके ऊपर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, एंड क्योंकि इससे ये लगता है कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। सिमिलरली टार्ट्राजीन जो है उसे एज एन आर्टिफिशियल फूड कलर अप्रूव किया गया है इन रिस्ट्रिक्शंस ओनली, मतलब बेसिकली जहाँ पे पैकेज्ड फूड यूज़ किया जाता है उस केस में से एज अ फूड कलरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इन केमिकल्स को कर्नाटका ने बैन किया है। नाम हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल के बारे में। नाउ द रीज़न बीइंग, ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इस आर्टिकल के अंदर ये शो किया गया है कि जो फिशिंग गियर यूज़ होता है कमर्शियल फिशिंग करने के लिए, उस फिशिंग गियर में ये नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स जो है वो इंटेंगल हो जाती हैं, और उनकी ये इंटेंगलमेंट इज़ कमिंग एज डेडली। साइंटिस्ट ने कहा कि आप देखो कि 18th और 19th सेंचुरी का वो टाइम था जब कमर्शियल जो व्हेलिंग है या फिर कमर्शियल फिशिंग जो है, व्हेलिंग जो है वो एकदम से बढ़ी, लेकिन इससे पहले 10,000 नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल स्पीशीज़ को अकाउंट किया गया था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 360 इंडिविजुअल से भी कम राइट व्हेल आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल है वो रह चुकी है। इतना बड़ा डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, 10,000 से कहाँ 360। और उसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट दे आर क्लासीफाइंग कि ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड राइट व्हेल्स हैं उनकी एंटेंगलमेंट की वजह से देयर इज़ वेरी लोअर चांस कि वो इवन ब्रीड करें। उनकी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है टू मूव अगेंस्ट दीज जो जहाँ पे वो एंटेंगल हो गए हैं, दे इवन स्टार्व टू डेथ, कि जो फीमेल्स बची जो हैं उनके अंदर भी वो रिप्रोड्यूस करें या नहीं, आगे ब्रीड कर पाएँ, ये कहना भी मुश्किल है। इट्स ऑफ लो पॉसिबिलिटी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पीशीज़ के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे पूरी की पूरी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें, वो कुछ बातें देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर माइग्रेटरी एनिमल्स जो कि विंटर्स के टाइम पे वार्मर वाटर्स में चली जाती हैं, लेकिन जब समर्स आती हैं तो उस टाइम पे ये पोल्स की तरफ जाती हैं, पोल्स के ठंडे पानी के पास। मोस्टली जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है और जो नॉर्थ पैसिफिक ओशंस हैं उनके ही ये टेम्परेट और सब पोलर वाटर्स के अंदर माइग्रेट करती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ईयर, जहाँ पे अगर समर्स चल रही हैं तो ये आपको पोल्स के पास मिलेंगे, और अगर विंटर्स चल रही हैं तो ये आपको थोड़ा टेम्परेट एरिया के पास मिलेंगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द ईयर। And right whales, they even spend much more time near bays and peninsulas in the shallow and the coastal waters as well. तो वहाँ पे भी इनका जो मिलने का टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है।
तो जनरली जो यूएसए है उसकी ईस्टर्न कोस्ट के पास और कनाडा की ईस्टर्न कोस्ट के पास ज़्यादातर नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स को पाया जाता है। इनकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। देर आर सदर्न वेल्स, देर इज़ नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल एंड देर इज़ नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल। तो राइट वेल इज़ द मेन ओवर हियर और ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है। अगर साउथ में है तो सदर्न हो गई, नॉर्थ में है तो नॉर्थ अटलांटिक हो गई, पैसिफिक में है तो नॉर्थ पैसिफिक हो गई। एंड ये जो वेल्स हैं ये जस्ट एट द सर्फेस ऑफ वाटर, जो वाटर लेवल है वाटर सरफेस के पास ही रहती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखो तो IUCN के अकॉर्डिंग दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और साइट्स ने इन्हें अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शो करता है कि कितना बड़ा थ्रेट है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स के ऊपर। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड अगर साइट्स के अकॉर्डिंग देखें तो अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द द्रोणाचार्य YouTube channel. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.